हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर की एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, प्राचीन इतिहास। और पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने मौर्य काल के बारे में पढ़ा था। मौर्य काल जितना भी था, उसका शासन, प्रशासन, समाज, संस्कृति, कला या उसका जो राजनीतिक इतिहास था, सारे पक्षों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो मौर्य काल के बाद वैसे तो सिलेबस में गुप्त काल आ जाता है, लेकिन फिर भी हम मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। ये सिलेबस में आपके नहीं दिया है, आप चाहें तो इसको ना भी पढ़ें, लेकिन अगर आपको सही से इतिहास ढंग से पढ़ना है, सीक्वेंस है, तो आपको मौर्योत्तर काल पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मौर्य साम्राज्य एक केंद्रीकृत साम्राज्य था। तो जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है, उसमें जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार जैसे महान शासक रहते हैं, तो अशोक की मृत्यु के बाद जो राजा बनते हैं या जो सम्राट बनते हैं मौर्य काल में, वे बहुत कमज़ोर होते हैं। अंतिम सम्राट रहता है बृहद्रथ, उसकी हत्या हो जाती है और फिर भारत में कई छोटे छोटे राजवंश का उदय होता है। तो उन राजवंशों के बारे में हम लोग को पढ़ना है मौर्योत्तर काल में, कि भाई जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद कौन कौन से राजवंश आए। तो इसीलिए जो है हम लोग को गुप्त काल से पहले थोड़ा मौर्योत्तर काल के बारे में जान लेना चाहिए, फिर हम लोग गुप्त काल को भी अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, मौर्योत्तर काल की जब या आप कहें जब मौर्य काल समाप्त हुआ और उसके बाद मौर्योत्तर काल है। मौर्योत्तर काल का मतलब मौर्य उत्तर, उत्तर का मतलब बाद में, यानी मौर्यों के बाद में जो काल आया उसी को मौर्योत्तर काल कहते हैं। अब इसमें दो प्रकार के शासक आए, यानी जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बट गया और दो प्रकार के शासक हुए। एक तो देशी शासक हुए, जिसमें शुंग वंश हम लोग पढ़ेंगे भी, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश। चेदी वंश को महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। तो ये देशी शासक हुए जिन्होंने शासन किया। और दूसरी तरफ विदेशी शासक भी हुए, जैसे इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण वंश। तो इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। यानी कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो कई देशी और विदेशी शक्तियों ने भारत पे अलग अलग स्थानों पर शासन किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे देशी शासकों की, और देशी शासकों में कौन पढ़ेंगे? शुंग वंश पढ़ेंगे। शुंग वंश, इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग कौन था? ये मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग कौन था? मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उनका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। तो इतना याद रखिए कि संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ये कौन था? तो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था, और इसी ने बृहद्रथ की हत्या कर दी 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। अब आगे देखिए, बाणभट्ट ने हर्षचरित में, ये बाणभट्ट विद्वान हैं और इनकी एक रचना है, इनकी एक पुस्तक है हर्षचरित। इसमें इन्होंने पुष्यमित्र को अनार्य कहा है। पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मणवादी था, ये भी याद रखिएगा। जो पुष्यमित्र शुंग था, ये कैसा था? कट्टर ब्राह्मणवादी था। और बाणभट्ट ने हर्षचरित में इसको क्या बोला है? अनार्य बोला है। शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्यों से प्राप्त होती है। अब हम थोड़े यहाँ पे स्रोतों के बारे में देखते हैं कि भाई शुंग वंश के बारे में जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो एक चीज़ तो आप ये याद रखिए, बाणभट्ट के हर्षचरित से भी मिल जाती है थोड़ा बहुत पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी। एक तो यहीं पे पता चल गया। आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन से और स्रोत हैं जहाँ से हमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो सबसे पहले पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण, इससे पता चलता है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। तो वायु पुराण और मत्स्य पुराण से हमको शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। हर्षचरित मैंने बताया ही, तो इसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। और अंतिम मौर्य, इसमें लिखा गया है हर्षचरित में कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की चर्चा की गई, यानी अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ, इसकी चर्चा की गई है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने
अंतिम मौर्य नरेश, नरेश का मतलब राजा या शासक, अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ की हत्या करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। तो एक तो हो गया वायु पुराण और मत्स्य पुराण, दूसरा हो गया हर्षचरित, और तीसरी जानकारी कहाँ से मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य से। पतंजलि कौन थे? ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, और इस ग्रंथ में यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। हिंद यवन हम लोग पढ़ेंगे इसमें। मैंने अभी बताया था शुरुआत में कि दो प्रकार के शासक हुए, एक देशी और एक विदेशी। तो हिंद यवन, उन्हीं को यवन कहा गया है। तो यवन के आक्रमण की चर्चा महर्षि पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, और इसमें यह भी वर्णन मिलता है कि पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। अब एक और ग्रंथ है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता, इसमें भी यवन आक्रमण का उल्लेख है, और यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो गार्गी संहिता हो गया, पतंजलि का महाभाष्य हो गया, हर्षचरित हो गया, पुराण हो गया। अब बात करते हैं मालविकाग्नि मित्रम। ये कालिदास का एक नाटक है, और इससे भी जो है शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। मालविकाग्नि मित्रम याद रखिए, कालिदास का एक नाटक है, शुंग काल की राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। फिर एक और रचना है दिव्यावदान। इसमें पुष्यमित्र शुंग को अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया है। यानी पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का या बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था, और कट्टर समर्थक किसका था? ब्राह्मण धर्म का। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो पुष्यमित्र शुंग था इसने अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ा था। दिव्यावदान में इसका वर्णन मिलता है। दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है, और कहा जाता है कि ये जो पुष्यमित्र शुंग था ये बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा विरोधी था, या आप कह सकते हैं नफरत करता था, और ब्राह्मणवादी था, कट्टर ब्राह्मणवादी था। तो ये तो हो गया इसके साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले पुराण, जिसमें वायु पुराण, मत्स्य पुराण, हर्षचरित बाणभट्ट की, फिर पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। गार्गी संहिता, मालविकाग्नि मित्रम, दिव्यावदान। अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला अयोध्या अभिलेख। इस अभिलेख को पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी धनदेव ने खुदवाया था। पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी धनदेव ने खुदवाया था या लिखवाया था अभिलेख, अयोध्या का अभिलेख। इसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई है। तो यहाँ से भी हमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। अयोध्या अभिलेख धनदेव ने लिखवाया था या खुदवाया था, पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी था, और इसमें क्या मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। फिर है बेशनगर का अभिलेख। यवन राजदूत हेलियोडोरस का है, जो गरुण स्तंभ के ऊपर खुदा है। इससे भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। ये यवन राजदूत था हेलियोडोरस। तक्षशिला के एक राजा थे एंटियालकीड्स, तो उन्हीं का ये राजदूत था, और इसी ने बेशनगर का अभिलेख लिखवाया था। गरुण स्तंभ के ऊपर खुदा है, और कहा जाता है ये जो हेलियोडोरस था इसने वैष्णव धर्म को अपना लिया था, मतलब भागवत धर्म को अपना लिया था। तो ये भी होगा बेशनगर का अभिलेख और अयोध्या अभिलेख। फिर भारुहुत का लेख, ये भी एक अभिलेख है, शुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत हो गए जहाँ से हमें शुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा देखते हैं उपर्युक्त साक्ष्यों के अतिरिक्त सांची, बेशनगर, बोधगया आदि स्थानों से प्राप्त स्तूप एवं स्मारक शुंगकालीन कला एवं स्थापत्य की विशिष्टता का ज्ञान कराते हैं। शुंग काल की यानी शुंग वंश के राजाओं ने कुछ सिक्के भी जारी किए, जैसे कौशाम्बी में इनके सिक्के मिले हैं, मुद्राएं। अहिछत्र जो पांचाल की राजधानी हुआ करती थी पहले, अहिछत्र पांचाल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, तो वहाँ से मिला है। कौशाम्बी ये भी एक महाजनपद हुआ करता था, यहाँ से भी शुंगकालीन मुद्राएं मिली हैं। अयोध्या और मथुरा से भी प्राप्त हुई हैं।
तो इससे भी हमें ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। तो शुंग काल की जो मुद्राएं हैं कौशाम्बी, अहिछत्र, अयोध्या, मथुरा से प्राप्त हुई हैं, तो वहाँ से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये तो हो गया जानकारी के स्रोत। अब हम लोग बात करते हैं इसके राजनीतिक इतिहास की, यानी कि शुंग वंश के राजाओं के बारे में जानते हैं, सम्राटों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला शासक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो है पहला शासक है। और अंतिम मौर्य शासक जो थे बृहद्रथ, उनका सेनापति था। उन्हीं की हत्या करके, यानी बृहद्रथ की हत्या करके इसने शुंग वंश की नींव डाली थी। कब डाली थी? 185 ईसा पूर्व में। तो 185 ईसा पूर्व में। फिर दिव्यावधान से पता चलता है कि पुष्य धर्म का पुत्र था, यानी पुष्यमित्र शुंग के पिताजी कौन थे? पुष्य धर्म। पुष्यमित्र शुंग के पिताजी पुष्य धर्म थे। पुष्य धर्म का ही ये बेटा था। धनदेव के अयोध्याभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। और ये यज्ञ किसने किया था? तो पुरोहित पतंजलि। उसमें पुरोहित कौन थे? पतंजलि। इन्होंने ही अश्वमेध यज्ञ कराया था। ये देखिए, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित थे। तो ये सब याद रखिए कि पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक था, राजा था, सम्राट था। किसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके। अब देखिए, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का उत्पीड़क था। उत्पीड़क मतलब उत्पीड़न करने वाला, दुख देने वाला, कष्ट देने वाला। बौद्ध ग्रंथ जितने हैं वो ये बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म से नफरत करता था। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध विहारों को नष्ट किया तथा बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की थी। तो बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करने वाला कौन था? पुष्यमित्र शुंग। संभवतः पुष्यमित्र बौद्ध विरोधी था, लेकिन भारुहुत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को ही जाता। मतलब कहने का मतलब ये है कि पुष्यमित्र शुंग जो था भले ही बौद्ध विरोधी था, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करने वाला था, बौद्ध विहारों को नष्ट करने वाला था, 84,000 स्तूपों को इसने तुड़वा डाला, लेकिन फिर भी भारुहुत स्तूप जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसको बनाने का श्रेय भी इसे दिया जाता है। इसके विजय अभियानों की बात करें, इसने कहाँ कहाँ पे आक्रमण किए, कहाँ कहाँ किन किन राज्यों को जीता, थोड़ा सा भी देख लेते हैं। तो पुष्यमित्र के शासनकाल में कई विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। पुष्यमित्र के राजा बन जाने पर मगध साम्राज्य को बहुत बल मिला। जो राज मगध की अधीनता त्याग चुके थे, पुष्यमित्र ने उन्हें फिर से अपने अधीन कर लिया। पुष्यमित्र ने अपने विजय अभियानों से सीमा का विस्तार किया। सबसे पहले विदर्भ बरार की बात करते हैं। इसने विदर्भ को जीता था। विदर्भ का शासक था यज्ञसेन। ध्यान दीजिए, विदर्भ का शासक कौन था? यज्ञसेन। वह मौर्यों की तरफ से विदर्भ का शासक नियुक्त किया गया था। यानी कि जब मौर्य वंश था मगध पर, जब मौर्यों का शासन था, तो मौर्य शासकों ने यज्ञसेन को विदर्भ का शासक बनाया था। ध्यान से सुनिए, जब मगध पर मौर्यों का शासन था, तो मगध पर जब मौर्यों का शासन था, तो जो मौर्य शासक थे उन्होंने विदर्भ को यज्ञसेन को विदर्भ का शासक बनाया था। लेकिन जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, तो मगध साम्राज्य की दुर्बलता का लाभ उठाकर यज्ञसेन जो है वो स्वतंत्र शासक बन जाता है। पहले तो मौर्यों के अधीन था, लेकिन जब मौर्य साम्राज्य ढह गया तो यज्ञसेन अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है विदर्भ का, यानी कि वो मगध से अलग हो गया। यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु बताया गया है। यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु बताया गया है। पुष्यमित्र के आदेश से अग्निमित्र पुष्यमित्र का बेटा था। अग्निमित्र ने यज्ञसेन पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर विदर्भ को फिर से मगध साम्राज्य के अधीन कर लिया। क्योंकि मौर्यों के समय विदर्भ किसके अधीन था? मौर्य साम्राज्य के अधीन था, मगध के अधीन था। लेकिन जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो ये स्वतंत्र हो गए। तो इस पर जो है कि पुष्यमित्र शुंग अपना हक जताता था कि ये जो विदर्भ है ये मगध के अधीन ही रहना चाहिए।
और उसने अपने पुत्र अग्निमित्र को भेजा, आक्रमण किया, यज्ञसेन को पराजित कर दिया और मगध साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। तो ये विदर्भ या बरार की विजय थी। कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्रम में यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कथा के साथ साथ विदर्भ विजय का वृतांत भी मिलता है। तो कालिदास का जो प्रसिद्ध नाटक है मालविकाग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, तो दो शब्द इसमें हैं। तो मालविका कौन थी? ये यज्ञसेन की चचेरी बहन थी और जिससे प्रेम कौन करता था? अग्निमित्र। तो इनके कथा यानी इनके प्रेम कथा का भी वर्णन है मालविकाग्निमित्रम में कालिदास ने किया है। तो पहला हो गया विदर्भ अभियान, इसको अपने अंडर में यानी अपने अधीन कर लिया। फिर खारवेल से युद्ध होता है। मौर्य वंश के अंतिम दिनों में कलिंग नरेश, ये कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में, ये स्वतंत्र हो गया था। क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो कलिंग था इसको भी अशोक ने जीता था। कलिंग का युद्ध आपको याद होगा। तो कलिंग के युद्ध को भी अशोक ने 261 ईसा पूर्व में जीत लिया था। लेकिन जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य ढह गया, उसके बाद कलिंग भी स्वतंत्र हो गया। जैसे विदर्भ स्वतंत्र हुआ था ऐसे कलिंग भी स्वतंत्र हो गया। तो अब जो मगध का सम्राट है पुष्यमित्र शुंग, वो इसको भी जीतता है। ये देखिए, कलिंग का राजा खारवेल था। खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया। ये हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। यानी कि खारवेल से युद्ध हुआ और इसमें खारवेल जीत गया, पुष्यमित्र शुंग हार गया। तो ये याद रखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख ये खारवेल ने लिखवाया था। और इस हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल जो कि कलिंग का शासक था, उसने जो है मगध पर आक्रमण किया और पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया। फिर अगला अभियान है यवनों का आक्रमण। पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन आक्रमण हुआ था, इसका वर्णन मालविकाग्निमित्रम में मिलता है। और राजा कौन था यवनों का? डेमेट्रियस या दिमित्र बोलते हैं। ये यवन राजा था पुष्यमित्र शुंग का समकालीन, यानी जब पुष्यमित्र शुंग मगध पे शासन कर रहे थे तब यवन का शासक कौन था? डेमेट्रियस। गार्गी संहिता के युग पुराण में विवरण मिलता है कि यवन साकेत और मथुरा पर अधिकार करने के बाद पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। तो ये हालत थी उस समय कि ये जो यवन थे, हिंद यवन थे, यूनानी। अभी यवन का मतलब यहाँ पे क्या है? यूनानी। ओके, तो ये जो हैं कि यवन साकेत यानी अयोध्या के आसपास हमला करते हैं, अधिकार करते हैं, मथुरा पर भी अधिकार कर लेते हैं और ये फिर पाटलिपुत्र पहुँच जाते हैं। मगध की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ये पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब उसके बाद कौन कौन से राजा बनते हैं, सम्राट बनते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका बेटा जो था, उसका पुत्र अग्निमित्र साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। पुष्यमित्र के राजत्व काल में ही अग्निमित्र विदिशा का उपराजा था। यानी जब पुष्यमित्र शुंग मगध पर शासन कर रहा था तो उस समय उसका जो बेटा अग्निमित्र वो कहाँ का उपराजा था? विदिशा बेशनगर मध्य प्रदेश में है। विदिशा कहाँ है? बेशनगर मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ का ये गोप्ता होता था। गोप्ता मतलब उपराजा या राज्यपाल कह लीजिए या गवर्नर कह लीजिए, छोटा राजा कह लीजिए। तो कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम कथा का वर्णन है, ये तो आप जान ही चुके हैं। पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र बनता है और अग्निमित्र के बाद पुराणों में किसका किसका नाम आता है? वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, आंध्रक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र, भागवत और देवभूत नामक राजाओं का वर्णन मिलता है। तो इतना नाम याद रखना पड़ेगा आपको। शुरुआत के 3-4 तो याद ही रखिए। जैसे पुष्यमित्र शुंग के बाद सबसे पहले अग्निमित्र बनता है, अग्निमित्र के बाद वसुज्येष्ठ और वसुमित्र, आंध्रक, पुलिंदक, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, आंध्रक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र, भागवत और देवभूति। अब ये देखिए, ये जो भागवत है जो देवभूति से पहले शासक बनता है, इसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था तथा विदिशा बेशनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर
भागवत विष्णु की पूजा भी की थी। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। तो ये जरूर नाम याद रखना है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति। तो शुरू के 4-5 शासकों के नाम याद रखिए, जैसे पुष्यमित्र शुंग, फिर अग्निमित्र, फिर वसुज्येष्ठ और वसुमित्र। इतना तो आपको याद रखना है। अगर सब याद कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो वसुमित्र तक याद रखिए। फिर अंतिम जो शासक था देवभूति, इसको याद रखिए, और भागवत को भी याद रखिए। तो बचिए कौन, आंध्रक पुलिंदक घोष, इसको भी याद कर लीजिए। तो अंतिम शासक था देवभूति, इसका मंत्री था वसुदेव। इसी ने इसकी हत्या करके नए वंश कर्ण वंश की नींव डाली। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, और देवभूति का प्रधानमंत्री या मंत्री कौन था, वसुदेव। और वसुदेव ने ही देवभूति की हत्या कर दी और कर्ण वंश की नींव डाली। कर्ण वंश के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग शुंगकालीन कला के बारे में देख लेते हैं, संस्कृति के बारे में देख लेते हैं। शुंगकालीन कला, तो शुंग काल में कौन कौन से स्थापत्य कला का निर्माण किया गया। तो विदिशा का गरुड़ स्तंभ बनवाया गया, जो भागवत जो एक शासक था शुंग वंश का, उसने बनवाया था, मैंने अभी बताया। भाजा का चैत्य एवं विहार, चैत्य एक प्रकार से होता था बौद्धों का, जैसे हमारे यहाँ मंदिर होता है, गर्भगृह होता है जहाँ भगवान स्थापित रहते हैं, वैसे बौद्धों में चैत्य होता है। और विहार का मतलब होता है जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो चैत्य और विहार का भी निर्माण करवाया गया। अजंता का 9वां चैत्य मंदिर, अजंता जो है उसमें कई गुफाएं पाई जाती हैं, कई मंदिर, तो उसमें जो 9 नंबर का चैत्य मंदिर है वो भी शुंगकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। नासिक तथा कार्ले के चैत्य, मथुरा में अनेक यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों का निर्माण करवाया गया। तो ये सब जो है स्थापत्य कला हैं। शुंग काल के विषय में धार्मिक जीवन की अपेक्षा लौकिक जीवन से अधिक संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं। शुंग काल में विदिशा का राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक हो गया। शुंग काल में ही संस्कृत भाषा तथा हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिए। शुंग काल में ही संस्कृत भाषा का उत्थान हुआ और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, और महर्षि पतंजलि का इसमें विशेष योगदान था। मनुस्मृति जो है इसकी रचना इसी युग में हुई। जो मनुस्मृति आज हम देखते हैं वह उसका जो वर्तमान स्वरूप है उसकी रचना शुंग काल में ही हुई। भागवत धर्म का उदय हुआ, विकास हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। मौर्य काल में स्तूप कच्ची ईंटों एवं मिट्टी की सहायता से बनते थे, परंतु शुंग काल में पत्थरों से स्तूप बनाए जाने लगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मौर्य काल में स्तूप कैसे बनते थे, कच्ची ईंटों और मिट्टी से बनते थे, लेकिन शुंग काल में पाषाण यानी पत्थरों से बनाए जाने लगे। शुंग राजाओं का काल वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल था। वैदिक या ब्राह्मण धर्म मैंने बताया ही। पुष्यमित्र शुंग जो था वो कट्टर ब्राह्मणवादी था और बौद्धों का घोर शत्रु था। तो यानी ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, पुनर्जागरण काल कह सकते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया। तो ये शुंग वंश हो गया पूरा का पूरा, और आगे हम लोग इसके बाद कर्ण वंश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो शुंग वंश का अंतिम शासक रहता है देवभूति, उसी का एक मंत्री रहता है वसुदेव, और वो देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की नींव रखता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।